अच्छा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडवर्सेरियल सर्च के बारे में। एडवर्सेरियल सर्च ऐसा सर्चिंग एल्गोरिथम्स होते हैं इसमें, जिसमें हर स्टेट पे, यानी कि मैंने सपोज स्टेट स्पेस बनाई है और हर स्टेट पे मैं अपनी एक मूव चलूँगी, लेकिन उसके बाद वाली जो नेक्स्ट मूव होगी वो कोई ओपोनेंट चल रहा होगा या हमारा कोई एनिमी होगा जो चल रहा होगा, जिसमें हमारा गोल्स जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करते होंगे, जैसे कि गेम्स में होता है। सही, तो मैं अपना मूव चलूँगी लेकिन नेक्स्ट मूव जो होगा वो कोई और प्लेयर चल रहा होगा गेम में, या जो ओपोनेंट होता है वो चल रहा होगा। और वो इस तरह चलेगा कि वो जो नेक्स्ट मूव होगा उसके बाद वाला दैट वुड बी अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि मुझसे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऑफ कोर्स अगर हम गेम्स खेलते हैं तो गेम में हमारा जो ओपोनेंट होता है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हम जीतें, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा ओपोनेंट जीते। तो दे विल बी प्लेइंग इन अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ ईच अदर, और वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होंगे एक दूसरे के लिए। तो दीज सर्चेस आर कॉल्ड एडवर्सेरियल सर्च, और इसको हम गेम थ्योरी भी कहते हैं। सो ये कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट्स होंगे जिसमें गोल्स जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि एक जीत रहा होगा तो एक हार रहा होगा या फिर ड्रॉ हो रहा होगा। सही, अगर 2 प्लेयर गेम है, अगर मल्टी प्लेयर गेम है तो फिर मल्टीपल प्लेयर्स होंगे और वो एक ही गोल के लिए फ़ाइट कर रहे होंगे। सही है, तो हाउ डिड ऑल स्टार्ट? चेकर्स का गेम 1950 में फ़र्स्ट कंप्यूटर प्लेयर ने खेला था। 1994 में हमारे पास फ़र्स्ट कंप्यूटर चैम्पियन बन गया था। 2000 चेस जो है 1997 में, एज वी हैव डिस्कस्ड इन फर्स्ट लेक्चर एज वेल, गैरी कैरस्पॉव ने, डीप ब्लू कंप्यूटर था, डीप ब्लू कंप्यूटर ने गैरी कैरस्पॉव को हरा दिया था, एंड इट वाज द फर्स्ट चेस चैम्पियन। अच्छा, इसमें क्योंकि हम स्टेटस स्पेस पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि अब डीप ब्लू एग्जामिन करता था 200 मिलियन पोजीशंस इन अ सेकंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर वो 200 मिलियन पोजीशंस को देख रहा होता था टू प्ले द नेक्स्ट मूव। सही है, तो यानी कि अगर सपोज सामने वाला प्लेयर को एक मूव चलता है तो वो उसके बदले में मूव चलने के लिए 200 मिलियन पोजीशंस को देखता था स्टेट स्पेस में, कि उसे आगे जाकर अगर ओपोनेंट ने ये चला तो फिर वो जीतेगा या हारेगा। तो लुकिंग फॉरवर्ड इन दिस वे वो फिर अपनी मूव चल रहा होता था। 40 प्लाई तक वो सर्च करता था। व्हाट इज़ प्लाई, अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। प्लाई इज़ बेसिकली अ वन मूव फ्रॉम ईच प्लेयर। ठीक है, यानी कि अगर एक स्टेट स्पेस में मेरे पास एक प्लेयर ही अपनी एक मूव चलता है तो दैट इज़ कॉल्ड अ प्लाई। यानी और मूव हम यहाँ पर कहते हैं इन गेम थ्योरी, मूव और प्लाई में डिफरेंस है। प्लाई एक प्लेयर की एक मूव है, जबकि मूव का वर्ड हम यूज़ करते हैं फॉर बोथ द प्लेयर्स, यानी कि दोनों प्लेयर्स जब अपनी अपनी टर्न चल लेंगे तो वो एक मूव कहलाएगा गेम में। ठीक है, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मूव एंड प्लाई। तो जब हम डीप ब्लू की बात करते हैं तो डीप ब्लू जब सर्च स्पेस में सर्च करता था तो इट वुड लुक अप टू 40 प्लाई, यानी कि 40 डेप्थ के ऊपर, ट्री की 40 डेप्थ के नीचे तक वो जाकर सर्च करता था अपनी नेक्स्ट मूव को। अच्छा, उसके बाद 2017 में गो, मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था, गो इज़ जस्ट लाइक चेस, लेकिन उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है प्रॉब्लम। और यहाँ पर हमारे पास जो पोजीशंस होती हैं या जो गेम स्पेस होता है उसमें ब्रांचिंग फैक्टर इज़ ग्रेटर देन 300 फैक्टोरियल। सही है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ स्टेट्स होती हैं इट इज़ वेरी वेरी हाई। ये जो नंबर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स लीगल पोजीशंस जो कि गो में हमारे पास पॉसिबल होती हैं। दिस इज़ होल वन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड एंडिंग हियर। ठीक है, तो ये जो नंबर है इट इज़ ग्रेटर दैन नंबर ऑफ़ एटम्स इन द यूनिवर्स। तो इससे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि ये गेम कितना कॉम्प्लेक्स होगा, इसमें कितनी नंबर ऑफ़ स्टेट्स होंगी और वहाँ पर सर्चिंग करना कितना मुश्किल होगा। ठीक है, तो इन 2017 इसका भी एक कंप्यूटर प्लेयर ने इसको भी बीट कर दिया था, वर्ल्ड चैम्पियन को, दैट इज़ ऑफ गो। अच्छा, टाइप्स ऑफ गेम अब कौन कौन से होते हैं?
डिटर्मिनिस्टिक होंगे या स्टोकेस्टिक होंगे। डिटर्मिनिस्टिक मींस कि मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेट होता है वो मतलब मुझे पता होता है कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। जैसे कि हमारे पास गेम्स में होता है, चेस है, चेकर्स है, टिक टैक टो है, ये सारे हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक गेम्स हैं, यानी कि मैं इनकी स्टेट स्पेस बना सकती हूँ। इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ द स्टेट स्पेस, कंप्लीट स्टेट स्पेस ऑफ द प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन बन सकती है। स्टोकेस्टिक का मतलब ये होता है कि वहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। वहाँ पर हमारे पास हम नेक्स्ट स्टेट डिटर्मिन नहीं कर सकते फ्रॉम द करंट स्टेट। जैसे कि हमारे ऐसे गेम्स जो कि प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि लूडो। ठीक है, लूडो में हमें नहीं पता कि नेक्स्ट प्लेयर जब चलेगा अपनी टर्न तो उसके पास डाइस में क्या नंबर आएगा। इसी तरह कार्ड गेम्स जितने भी होते हैं वो भी स्टोकेस्टिक होते हैं। हमें नहीं पता कि हमने जो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कार्ड लास्ट टाइम क्या था और अब क्या होंगे, और सामने वाले प्लेयर के पास क्या कार्ड्स हैं। स्टोकेस्टिक, ठीक है, डिटर्मिन नहीं कर सकते। गेम्स हमारे पास 1, 2 और मोर प्लेयर्स के हो सकते हैं। सही है, हम लोग जो ज़्यादातर डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 2 प्लेयर गेम्स। ज़ीरो सम गेम्स मीन कि हमारे पास क्योंकि गोल कॉन्फ्लिक्ट में होता है तो एक प्लेयर जीतता है और एक प्लेयर हारता है। जो जीतेगा तो उसको +1 का पॉइंट मिल जाएगा, और अगर वो हारता है तो -1 का पॉइंट मिल जाता है, और अगर गेम ड्रॉ होता है तो स्कोर वुड बी 0। सही है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इन सबको सम करते हैं तो हमारे पास जो सम आएगा दैट वुड बी 0, +1 -1 एंड 0। इन सबको ऐड कर दें तो द सम वुड बी 0। दैट्स वाई दीज गेम्स आर कॉल्ड ज़ीरो सम गेम। ठीक है, तो हमारे पास एट द एंड ऑफ द गेम हमारे पास जो आंसर्स आ रहे होते हैं वो इस तरह से आ रहे होते हैं कि वो ऐड अप करने के बाद जो सम आया वो उसका 0 आ रहा हो। ठीक है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड ज़ीरो सम गेम्स। ये हम आगे देखेंगे अभी तो और समझ आ जाएगा। परफेक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब वही है एक तरह से स्टोकेस्टिक, जिसमें हमने बात करी थी कि हम नेक्स्ट स्टेट को डिटर्मिन कर सकते हैं नहीं। हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेट स्पेस की है मौजूद या नहीं। कैन यू सी द स्टेट, कैन यू सी द नेक्स्ट स्टेट। सही, तो जिस तरह जितने भी गेम्स प्रोबेबिलिटीज़ पे डिपेंड करते हैं वो ज़्यादातर परफेक्ट इन्फॉर्मेशन गेम्स नहीं होते हैं। सही, हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है अपनी स्टेट स्पेस की। सही, अब हमारे पास कुछ गेम्स होते हैं जो ज़ीरो सम गेम्स होते हैं, जो हम यहाँ पर लेक्चर में डिस्कस भी कर रहे होंगे। यानी कि हमारे पास गेम ट्री में जो हमारा ट्री बन रहा होगा गेम का, ये हम आगे देखेंगे भी किस तरह बनता है गेम ट्री। जैसे कि हमने टिक टैक टो में भी देखा था कि हम सर्च स्पेस बना रहे थे, तो दैट वाज अ 2 प्लेयर गेम। एक क्रॉस था और एक ज़ीरो था। एट द एंड ऑफ द गेम हम हर जो लीफ नोड होती है, यानी कि एक प्लेयर जीत रहा होगा और एक हार रहा होगा, तो एट द एंड ऑफ द गेम हम हर लीफ नोड को यूटिलिटी असाइन कर सकते हैं। सही है, जैसे कि टिक टैक टो में होता है कि अगर सपोज़ मेरे पास गेम का स्टेट कुछ इस तरह का बन जाए, सही है, तो मैं कह सकती हूँ कि क्योंकि क्रॉस हार गया था तो इसकी यूटिलिटी वुड बी -1। और अगर मेरे पास गेम का स्टेट जो है वो कुछ इस तरह का बन जाए कि क्रॉस जो है वो जीत गया था, तो यूटिलिटी वुड बी +1। और अगर गेम का स्टेट कुछ इस तरह का है कि ड्रॉ हो जाता है, सही है, तो यूटिलिटी वुड बी 0। सही है, तो एट द एंड ऑफ द गेम हम या जो लीफ नोड्स होती हैं सर्च स्पेस की, हम उस पर यूटिलिटी डिफ़ाइन कर सकते हैं। एंड आफ्टर एडिंग ऑल दीज यूटिलिटीज़ हमारे पास, क्योंकि ऑपोजिट होती हैं सारे प्लेयर्स की यूटिलिटीज़, तो एट द एंड ऑफ द गेम जो उनका ज़ीरो आया, जो उनका सम आएगा दैट वुड बी 0। यूटिलिटीज़ को जब हम ऐड करेंगे तो सम वुड बी 0। सही है, तो इसके अलावा कुछ और गेम्स जिनमें जिनमें ज़ीरो सम नहीं होता तो उसमें भी हम यूटिलिटीज़ असाइन करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे पास इस तरह +1 और -1 की फॉर्म में नहीं होती हैं, ऑपोजिट नहीं होती हैं एक दूसरे के। दे डिपेंड ऑन समथिंग एल्स। ठीक है, वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी आखिर में आंसर आता है, जो हमारा गोल होता है, वो उसके ऊपर यूटिलिटी डिपेंड कर रही होती है। जैसे हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम देख रहे थे, तो वहाँ पर हमारे पास यूटिलिटी कैन बी द कॉस्ट ऑफ द पाथ। सही है, जब उसकी पाथ कॉस्ट थी वो हो सकती है यूटिलिटी, तो यूटिलिटी कैन बी समथिंग एल्स अदर देन ज़ीरो सम। अच्छा, जो हम ट्रीज़ बनाते हैं, जैसे कि टिक टैक टो में भी हमने देखा था, जो गेम्स के लिए होते हैं दे आर कॉल्ड गेम ट्री, जो एडवर्सेरियल सर्च के लिए काम करता है।
गेम ट्री में हमारे पास जो इनिशियल स्टेट होता है वो ऐसा स्टेट होता है जिसमें किसी भी प्लेयर ने अपनी मूव नहीं चली होती है। और उसके बाद जो लेवल्स होते हैं ट्री के अंदर, यानी कि मैं अगर सपोज़ ये ट्री बनाती हूँ तो उसमें जो फर्स्ट लेवल होगा ट्री का, दैट वुड बी द टर्न जो पहला प्लेयर चलेगा। सही है, यानी कि यहाँ पर इस लेवल के ऊपर सारी वो वाली टर्न्स होंगी जो पहला प्लेयर चल रहा होगा। उसके बाद जो लेवल आएगा वो ऑपोजिट प्लेयर का लेवल होगा, यानी कि ये वो लेवल होगा जिसमें सेकंड प्लेयर अपनी मूव्स चल रहा होगा। सही, तो इसका मतलब है कि ऑल्टरनेटिंग लेवल्स के ऊपर हमारे पास जो प्लेयर्स हैं वो अपनी अपनी टर्न्स चल रहे होंगे। एंड दिस ट्री इज़ कॉल्ड द गेम ट्री। सही, तो ये हमारे पास प्लाई और मूव में डिफरेंस बताया हुआ है कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास जो ट्री होता है उसकी जो डेप्थ होती है दैट इज़ बेसिकली द प्लाई, यानी कि हर प्लेयर की एक मूव। और अगर मैं दोनों प्लेयर्स की दोनों मूव्स को कंबाइन कर दूं दैट इज़ कॉल्ड अ मूव। सही है, तो वो जो मूव का वर्ड होता है वो दोनों प्लेयर्स की एक एक टर्न के इक्विवेलेंट होता है। और जबकि प्लाई का वर्ड हम यूज़ करते हैं कि एक प्लेयर की एक मूव। ठीक है, तो उसका मतलब अगर मैं कहती हूँ कि मैं प्लाई 5 पर हूँ, दैट मीन्स कि मैं ट्री में डेप्थ 5 पर हूँ और 5 टर्न्स जो हैं वो सब प्लेयर्स ने अपनी अपनी टर्न्स मिलाकर 5 टर्न्स हमारी हो चुकी हैं। सही है, और जबकि अगर हम मूव की बात कर रहे हैं तो प्लाई 4 का मतलब ये होगा कि मूव्स जो हैं वो हमारे पास नंबर ऑफ़ मूव्स इज़ 2। सही है, यानी कि दोनों प्लेयर्स ने दो दो मूव्स चल रही हैं तो हमारे पास प्लाई 4 है लेकिन मूव इज़ 2, दो मूव्स हो गई हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास टिक टैक टो का गेम ट्री है। अब हम अज्यूम ये कर लेते हैं कि हमारे पास क्योंकि अपोजिट गोल्स हैं, तो जो दो प्लेयर्स हैं, वन इज़ कॉल्ड द मैक्सिमाइजिंग प्लेयर एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड द मिनिमाइजिंग प्लेयर। मैक्सिमाइजिंग प्लेयर की कोशिश ये होती है कि वो हमेशा अपना स्कोर जो है वो मैक्सिमम करता है। सही है, यानी कि यूटिलिटी वुड बी +1। और मिनिमाइजिंग प्लेयर की कोशिश हमेशा ये होती है कि यूटिलिटी वुड बी -1, यानी कि अगर सपोज़ ये क्रॉस है और ये ज़ीरो है तो क्रॉस की कोशिश हमेशा ये होगी कि 3 क्रॉसेस आ जाएं तो यूटिलिटी उसकी +1 हो जाएगी। और मिनिमाइजिंग प्लेयर है तो वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि उसका स्कोर मिनिमम हो। ठीक है, तो उसकी यूटिलिटी वुड बी -1 अगर वो सारे ज़ीरोज़ एक ही रो में आ जाता है। सही है, तो या एक ही कॉलम में आ जाते हैं तो दिस वुड बी द विनर। और विनर वो जब होगा जब यूटिलिटी जब मिनिमम होगी, यानी कि -1 होगी। सही है, जब ना ये जीता है ना ये जीता है तो वो बीच का कोई वैल्यू होगी दैट वुड बी 0। सही है, तो हम किसी भी स्टेट पर होते हैं तो वहाँ पर हमें उसकी यूटिलिटी वैल्यू नहीं पता होती अनटिल एंड अनलेस वी रीच द टर्मिनल नोड्स। सही है, जो टर्मिनल नोड्स होंगे यहाँ पर जैसे कि नज़र आ रहा है कि मेरे पास 0 यानी कि मिनिमाइजिंग प्लेयर जीत गया है तो मिनिमाइजिंग प्लेयर की यूटिलिटी वुड बी -1। और अगर मैक्सिमाइजिंग प्लेयर जीत गया है तो उसकी यूटिलिटी वुड बी +1। सही, और अगर गेम ड्रॉ हो गया तो यूटिलिटी इज़ 0। सही, अच्छा, तो मैं लीफ नोड्स को देखकर उनकी यूटिलिटी वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर सकती हूँ। अगर मुझे गेम ट्री गिवन है तो मैं उनकी यूटिलिटीज़ डिफ़ाइन कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ इसकी यूटिलिटी 0, इसकी यूटिलिटी इज़ 1, इसकी यूटिलिटी इज़ -1 क्योंकि 0 जीत गया है। इसकी यूटिलिटी इज़ 1 अगेन डायगनल में यहाँ पे क्रॉस जीत रहा है। और इसकी यूटिलिटी क्या होगी, दिस इज़ अ क्वेश्चन, ये तुम लोग मुझे बताओगे। यहाँ पर मेरे पास यूटिलिटी 0 क्योंकि गेम ड्रॉ हो गया। ठीक है, अच्छा, तो वी आर स्टार्टिंग विद मिनिमैक्स एल्गोरिथम। मिनिमैक्स एल्गोरिथम में हम करते ये हैं कि गिवन द यूटिलिटी वैल्यूज़ ऑफ ऑल द लीफ नोड्स, हम उन लीफ नोड से जो ऊपर वाली नोड्स हैं यानी कि किसी भी नोड की हम यूटिलिटी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यूजिंग दिस एल्गोरिथम हम किसी भी नोड की यूटिलिटी वैल्यू एल्गोरिथम के थ्रू निकाल सकते हैं गिवन कि हमारे पास लीफ नोड्स मौजूद हैं। सही है, तो हमेशा जब भी मिनिमैक्स एल्गोरिथम काम करेंगे तो हमेशा लीफ नोड्स से काम करेंगे। अगर हमारे पास लीफ नोड्स नहीं हैं तो हम उसके बगैर किसी और नोड की, यानी कि ऊपर वाली जो भी नोड होती है उसकी हम मिनिमैक्स वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, अच्छा, मिनीमैक्स एल्गोरिथम में हम क्योंकि लीफ नोड से ऊपर जा रहे होते हैं तो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग प्लेयर्स होते हैं। फर्स्ट प्लेयर इज़ यूजुअली द मैक्स प्लेयर, उसके बाद मिन प्लेयर, फिर मैक्स प्लेयर एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब भी हम मैक्स प्लेयर की बात करेंगे तो वो हमेशा कोशिश ये करेगा कि वो किसी ऐसी नोड को सिलेक्ट करे जिसका स्कोर मैक्सिमम हो।
सही है। और मिन प्लेयर की अगर हम बात करेंगे तो वो हमेशा किसी ऐसी नोट को सिलेक्ट करेगा जिसका स्कोर उसे मिनिमम मिले, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो यूजिंग दिस स्ट्रेटजी हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लीफ नोट्स। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि क्योंकि ये मैक्स प्लेयर था, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लीफ नोट, इसके पास एक ही ऑप्शन था, दैट इज़ दिस, तो यही स्कोर इसका ऊपर जा रहा होगा 0। सही है। इसी तरह यहाँ पर भी मेरे पास एक ही इसका चाइल्ड था, दैट इज़ दिस, तो इसका स्कोर ऊपर जा रहा होगा 1, तो इसकी यूटिलिटी इज़ 0, इसकी यूटिलिटी इज़ 1। सही है, हम इन नोट्स की बात करें या इन स्टेट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पर मेरे पास मिन प्लेयर है, ऑल्टरनेटिंग प्लेयर्स हैं, तो ये अब कोशिश करेगा कि इसका स्कोर जो हो वो मिनिमम हो, यानी कि इसके पास अगर 2 चॉइसेस हैं, एक का स्कोर 0 है और एक का 1 है, तो ये उसको चूज़ करेगा जिसका स्कोर मिनिमम है, दैट इज़ 0। 0 और 1 में से छोटा कौन सा है? 0। तो ये किसको सिलेक्ट करेगा? 0 वाले को, तो इसकी यूटिलिटी वुड बी 0, इस नोट की यूटिलिटी वुड बी 0। इसी तरह मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये सब मिन प्लेयर्स हैं और ये मैक्स प्लेयर है, यहाँ पर इसकी यूटिलिटी 1 आ जाएगी, यहाँ पर इसकी 0 आ जाएगी। क्योंकि ये मिन प्लेयर की बात हो रही है तो ये इन दोनों में से वो सिलेक्ट करेगा जिसका स्कोर मिनिमम होगा, दैट इज़ -1, और 1 में मिनिमम इज़ -1, तो इसका यूटिलिटी वुड बी -1। इसी तरह यहाँ पर -1 और 0 हैं, तो इसकी यूटिलिटी -1 और 0 में से -1 सेलेक्ट करेगा तो -1 हो जाएगी। उसके ऊपर यहाँ पर मेरे पास मैक्स प्लेयर है, तो मैक्स प्लेयर के पास 3 चॉइसेस हैं, -1 एंड -1, ठीक है। तो इन तीनों में से मैक्सिमम कौन सी है? मैक्सिमम इज़ 0, तो इसकी यूटिलिटी वुड बी 0। सही है। तो गिवन दीज लीफ नोड में इस जो रूट नोड है या जो हमारे पास कोई भी रैंडम नोड है, हम उसकी यूटिलिटी वैल्यू निकाल सकते हैं बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द लीफ नोड एंड गोइंग टूवर्ड्स अपवर्ड, ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ पर चॉइस होती 1 की भी, तो मैक्सिमाइजिंग प्लेयर किसको सिलेक्ट करता? वो 1 को सिलेक्ट करता। अच्छा, यहाँ पर इस एग्जांपल में बताने का मकसद ये है कि हमारे पास जो मिनिमैक्स एल्गोरिथम होता है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च को फॉलो करता है, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट नोड वो डेप्थ में जाता है और डेप्थ में सबसे आखिर जो लीफ नोड होती है वो उसको फिर कंपेयर करता है नेक्स्ट लीफ नोड से, और दोनों में से क्योंकि मैक्सिमाइजिंग प्लेयर था तो दोनों में से मैक्सिमम इज़ 5, तो यहाँ पर इसकी यूटिलिटी वुड बी 5। इसी तरह ऊपर मेरे पास यहाँ पर मिन प्लेयर था, तो अभी ये इसने डिसाइड नहीं करा, तो टेम्परेली हम कह देते हैं कि मिन वैल्यू इज़ 5। यहाँ से नीचे आएगा, 1 और 3 में से सिलेक्ट करेगा, 1 और 3 में से मैक्स वैल्यू इज़ 3, और फिर जब वो 3 और 5 को कंपेयर करेगा तो मिन वैल्यू इज़ 3, ठीक है। ये 3 को ऊपर लेकर जाएगा, फिर वहाँ से फिर दोबारा डेप्थ में जाएगा, डेप्थ में जाकर 6 और 2 को कंपेयर करेगा, 6 और 2 में मैक्स वैल्यू इज़ 6, सही है। और फिर वहाँ से फिर वो ऊपर दोबारा से कंपेयर कर रहा होगा 0 एंड 7 को, 0 और 7 में मैक्सिमम वैल्यू 7, फिर 6 और 7 में मिनिमम में 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और 3 और 6 में मैक्सिमम इज़ 6, तो यहाँ पर यूटिलिटी वैल्यू आ जाएगी 6, सही है। तो मिनिमैक्स एल्गोरिथम बेसिकली डेप्थ फर्स्ट सर्च को फॉलो करता है, और जिस तरह डेप्थ फर्स्ट सर्च काम कर रही होती है वो बिल्कुल उसी तरह देख रहा होता है यूटिलिटी वैल्यूज़ को। सही है। तो यहाँ पर हम दिस इज़ अनदर एग्जांपल, मेरे पास लीफ नोड्स की यूटिलिटी वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब क्योंकि हमारे पास ज़ीरो सम गेम नहीं है, ज़रूरी नहीं है हमारे पास सारे गेम्स जो हैं वो ज़ीरो सम गेम हो, दिस इज़ जनरल गेम, और यहाँ पर यूटिलिटी वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3, और ये मैक्स प्लेयर है, मैक्स प्लेयर है तो ये मैक्सिमम देख रहा होगा, तो इसकी यूटिलिटी वुड बी 3। 4 5 7 इसकी यूटिलिटी वुड बी 7, 1 0 2 इसकी यूटिलिटी वुड बी 2, 6 1 5 तो इसकी यूटिलिटी वुड बी 6, ठीक है। तो मेरे पास इन सारी नोट्स की यूटिलिटी वैल्यूज़ आ गई हैं। नेक्स्ट प्लेयर इज़ द मिन प्लेयर। मिन प्लेयर क्या करेगा? 3 7 2 और 6 में से देखेगा मिनिमम कौन सी है, सॉरी 3 और 7 में देखेगा मिनिमम इज़ 3, 2 और 6 में देखेगा मिनिमम इज़ 2। देन मैक्स प्लेयर है, मैक्स प्लेयर 3 और 2 में से देखेगा मैक्स कौन सी है, दैट इज़ 3, तो यहाँ पर मेरे पास यूटिलिटी आ जाएगी 3, सही है। तो इस नोड ए की यूटिलिटी वुड बी 3। दिस इज़ अनदर एग्जांपल, ये तुम लोग मुझे सॉल्व करोगे और मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी कि इसके आंसर्स क्या हैं। मुझे इस नोड की यूटिलिटी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो वो किस तरह निकलेगी और क्या वैल्यू आएगी, दैट यू वुड बी टेलिंग। दिस इज़ अनदर एग्जांपल, ये भी तुम लोग मुझे करके बताओगे।
अच्छा, क्योंकि हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च को फॉलो कर रहा होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी वही होती है जो डेप्थ फर्स्ट सर्च की होती है, बी की पावर डी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ मच लेस, दैट इज़ बी इंटू डी। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि चेस में हमारे पास अगर सपोज ब्रांचिंग फैक्टर अप्रॉक्सीमेटली 35 होता है और डेप्थ होती है ट्री की अप्रॉक्सीमेटली 100, तो ये इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं बी की पावर डी 35 रेज़ टू दी पावर 100 कितना टाइम लगता होगा कि पूरा ट्री को जाकर एक्सप्लोर करें। ठीक है। और इसी तरह स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होगी। अच्छा, मिनीमैक्स एल्गोरिथम जो होता है वो कंसिडर ये कर रहा होता है कि हर प्लेयर अपनी बेस्ट मूव चलेगा, यानी कि मैक्स भी अपनी बेस्ट मूव दे रहा होगा और मिन भी अपनी बेस्ट मूव दे रहा होगा। अगर कोई भी प्लेयर या ओपोनेंट प्लेयर जो है वो अपनी बेस्ट मूव नहीं चल रहा होता, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, यूटिलिटी वैल्यू जो होगी वो कम होगी या ज़्यादा होगी। अगर मैक्स प्लेयर की बात करें तो उसकी यूटिलिटी पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। सही है। तो ये दिस इज़ अ क्वेश्चन कि अगर वो अपना बेस्ट नहीं परफॉर्म कर रहा होता कोई भी प्लेयर। सही है, क्योंकि एवरी वन इज़ नॉट परफेक्ट, सबसे गलतियाँ होती हैं और गेम्स में हमें नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है, तो हम गलत मूव चल सकते हैं। ठीक है। तो व्हाट आर द चांसेस कि अगर वो कोई प्लेयर अपनी मूव जो है वो बेस्ट मूव ना चल रहा हो, दैट इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन जिसको वो चल रहा है, तो फिर उसके ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा ट्री पे, और क्या यूटिलिटी वैल्यूज़ जो उसने निकाली है मिनिमैक्स एल्गोरिथम में वो काम की होंगी या नहीं होंगी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और इसका जवाब ये है कि कभी भी यूटिलिटी वैल्यूज़ जो हैं उससे कम नहीं होंगी। अगर मैक्स प्लेयर की बात करें, मैक्स प्लेयर की अगर वैल्यू सपोज़ पहले आ रही थी 3, तो अब हो सकता है कि उसके पास जो वैल्यू आ रही हो वो 3 से ज़्यादा हो या 3 ही हो, उससे कम कभी भी नहीं होगी। सही, क्योंकि मिन प्लेयर जो अल्टरनेट प्लेयर होगा वो हो सकता है अगर वो अपनी बेस्ट मूव नहीं चल रहा हो तो सेकंड बेस्ट मूव चल रहा हो। ठीक है। तो जो भी यूटिलिटी वो सिलेक्ट करता है, जिस नोड को वो सिलेक्ट करता है उसकी यूटिलिटी क्योंकि मिन प्लेयर है तो वो अगर कम नहीं होगी तो वो ज़्यादा होगी, और अगर वो ज़्यादा होगी दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द मैक्स प्लेयर। ठीक है। वो उसी का फ़ायदा होगा अगर वो ज़्यादा वाली सेलेक्ट कर देता है। तो इसका मतलब है कि मिनीमैक्स एल्गोरिथम जो है वो अगर उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरह हम चाह रहे हैं उसके परफॉर्म करना, तो उससे यूटिलिटी वैल्यूज़ पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उतनी ही रहेंगी या फिर उससे ज़्यादा अच्छी यूटिलिटी वैल्यू होगी, उससे कम नहीं होगी। अच्छा, तो दिस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मिनीमैक्स एल्गोरिथम जिसे हम कहते हैं बाउंडेड लुक अहेड। इसमें हम करते ही हैं कि हमारे पास इस तरह के गेम जैसे कि चेस का गेम होता है जिसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें बजाय इसके कि हम पूरे सर्च ट्री को और जाकर सर्च ट्री को एक्सपेंड करना और उसको देखना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, तो हम बजाय इसके कि हम पूरे सर्च ट्री को देखें, हम एक बाउंड लगा देते हैं, हम एक डेप्थ के ऊपर लिमिट लगा देते हैं कि इस लिमिट तक देखेगा, उसके बाद वो नहीं देखेगा, बिकॉज इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्च द होल ट्री अगर वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला जाता। ठीक है। तो क्योंकि ऑब्वियसली ब्रांचिंग फैक्टर भी है, अगर हम डेप्थ में जा रहे हैं तो डेप्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम डेप्थ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसकी पूरी जो ब्रांचेस हैं उसकी जो पूरी ब्रेड्थ है हम उसको भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे। ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, सर्चिंग की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम एक बाउंड लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं डेप्थ के ऊपर, दैट इज़ समवॉट सिमिलर टू डेप्थ लिमिटेड सर्च। ठीक है। तो हम उस डेप्थ तक खाली सर्च करते हैं और उसके आगे हम सर्च नहीं करते। तो उस डेप्थ की यूटिलिटी फिर कहाँ से आती है, उस डेप्थ पर उस जो नोड होती है उसकी यूटिलिटी हम किसी स्टैटिक एवेलुएशन फंक्शन से निकालते हैं। वो किस तरह निकालते हैं वो हम आगे भी देखेंगे। कोई तरीका होता है जिससे हम करंट नोड की यूटिलिटी निकाल लेते हैं, हमें लीफ नोड पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसके लिए। ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड लुक अहेड, बाउंडेड लुक अहेड। अब इसका डिसएडवांटेज भी है एक, जिस तरह हमारे पास हम सपोज़ एक किसी हिल को एक्सप्लोर कर रहे हैं या माउंटेन्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं और हम जब उस माउंटेन को एक्सप्लोर करते हैं तो हम समझते हैं कि हम अपनी बिल्कुल पीक पॉइंट पर पहुंच गए, हमने अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर दिया और हम जो है वो विनिंग पोजीशन पर हैं। लेकिन एक्चुअली क्योंकि आगे सपोज़ वेदर अच्छा नहीं होता और मौसम ख़राब होने की वजह से क्लाउड्स होते हैं, तो मुझे आगे नज़र नहीं आ रहा था कि उससे भी ज़्यादा पीक के ऊपर एक वैल्यू मौजूद है, यानी कि उससे ज़्यादा ऊंचा पहाड़ भी मौजूद है जिसको मुझे एक्सप्लोर करना था। तो दैट मीन्स कि हमें वक्ती तौर पर ऐसा लग सकता है कि हम जीत के करीब हैं या हम जीतने वाले हैं, लेकिन एक्चुअली हम उससे बहुत दूर होते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड दी हॉरिज़ॉन इफेक्ट, और ये इसका एक ड्रॉबैक है बाउंडेड लुक अहेड का कि हम
चीज़ों को कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कम करने के लिए हमने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए हमने उसको मिनिमम तो कर दिया है, यानी कि उस पर लिमिट या बाउंड तो लगा दी है, लेकिन उसकी वजह से उसका ड्रॉबैक यही होगा कि एट दी एंड ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि आगे जितना हम फर्दर जाएंगे प्रॉब्लम में, तो वहाँ पर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि हम सॉल्यूशन के करीब नहीं जा रहे हैं, बल्कि सॉल्यूशन से अभी बहुत दूर हैं। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड दी हॉरिज़ॉन इफेक्ट, और ये इसका ड्रॉबैक है। लेकिन जहाँ ड्रॉबैक है, लेकिन उसका फ़ायदा भी ये है कि जहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें यूटिलिटी नीचे से ऊपर लेकर आना एज अ प्रॉब्लम, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब वो स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन आता किस तरह से है। सपोज़ मेरे पास ये टिक टैक टो की एग्जांपल है, और मैं डिटर्मिन करना चाह रही हूँ इन स्टेट्स की यूटिलिटी वैल्यूज़ स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन से। तो ये जो यूटिलिटी वैल्यूज़ हैं ये निकाली हुई हैं। एक इसका तरीका है निकालने का, इसके अलावा भी तरीके हो सकता है। ठीक है, ये अभी फ़िलहाल हम सिर्फ एक तरीका डिफ़ाइन कर रहे हैं कि टिक टैक टो में हम चाहें तो हम इस तरह से यूटिलिटी वैल्यू स्टैटिक वैल्यूएशन फंक्शन से निकाल सकते हैं विदाउट गोइंग टू द लीफ नोड्स। हो सकता है इसके अलावा भी कोई तरीका हो। ठीक है, तो वी कैन यूज़ दैट ऑल्सो। सही है, तो यहाँ पर मेरे पास बेसिकली ये है कि क्योंकि मेरे पास ये मैक्स प्लेयर था, तो हम विनिंग पोजीशंस माइनस लूजिंग पोजीशंस इसका एक फ़ंक्शन बना देते हैं। विनिंग पोजीशंस का मतलब ये है कि क्रॉस जो है वो कितनी कितनी ऐसी पोजीशंस हैं जिस पे क्रॉस जीत जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस की बारी है, क्रॉस की टर्न है, तो इसकी विनिंग पोजीशंस कितनी हैं हम उसमें से माइनस कर देते हैं लूजिंग पोजीशंस, तो दैट इज़ द यूटिलिटी वैल्यू। सही, अब क्रॉस में से यहाँ पर मैं अगर टर्न चलूँ तो यहाँ पर भी जीत सकते हैं, यहाँ पर भी हम एक टर्न चलें तो जीत सकते हैं, यहाँ पर हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। सही, डायगनल में तो हमारे पास 4 ऐसी पोजीशंस हैं जिसके ऊपर जो क्रॉस है वो जीत सकता है। सही है, आई एम टेलिंग यू अगेन, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। सही है, तो 4 विनिंग लाइंस हैं, और लूजिंग लाइंस अगर हम देखें तो लूजिंग लाइंस हमारे पास कितनी हैं, जिसमें हम हार जाएंगे, यानी कि 0 जीत जाएगा, तो दैट इज़ दिस 1 एंड दिस इज़ 2। सही, और कोई पोजीशन डायगनल में तो ऑब्वियसली ऐसी नहीं है कोई भी पोजीशन जहाँ पर 0 जीत सके, तो दिस इज़ 4 माइनस 2, 2। ठीक है, 4 हमारे पास विनिंग पोजीशंस थी और 2 लूजिंग पोजीशंस थी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर हमारे पास विनिंग पोजीशंस इज़ 1, 2, 3, 4 विनिंग लाइंस हैं, और हम अगर लूजिंग लाइंस देखें, लूजिंग पोजीशंस कितनी हैं, लूजिंग पोजीशंस इज़ 1 एंड ओनली 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो ऑलरेडी चल चुका है, यहाँ पर भी नहीं हो सकता और यहाँ पर भी नहीं हो सकता। ठीक है, डायगोनल में भी कोई पोजीशन नहीं है, तो दैट इज़ 4 माइनस 1, 3। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर मेरे पास विनिंग पोजीशंस कितनी हैं, 1, 2, 3 नॉट डायगनली, एंड यहाँ पर 4 डायगनल। ठीक है, तो 4 हमारे पास विनिंग पोजीशंस हैं, और इसी तरह लूजिंग पोजीशंस कितनी हैं, 1, 1 एंड 2। ठीक है, तो 4 माइनस 2 इज़ 2। सही, सिमिलरली हम हर नोड की इस तरह से विनिंग लाइंस माइनस लूजिंग लाइंस जो हैं वो कर दें, तो हमारे पास स्टैटिक फंक्शन आ जाएगा। विदाउट गोइंग टू द लीफ नोड हम उसकी यूटिलिटी वैल्यू निकाल सकते हैं। सही, और यही यूटिलिटी वैल्यू फिर हम ऊपर लेकर जा सकते हैं ट्री में। अच्छा, नाउ अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग अब स्टार्ट कर रहा है। अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मिनीमैक्स एल्गोरिथम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि मिनीमैक्स एल्गोरिथम में पूरा ट्री एक्सप्लोर करना पड़ता है, जबकि अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग में हम उसको प्रून कर देते हैं, यानी कि उसका कुछ पार्ट होता है हम उसको कट कर देते हैं या डिडक्ट कर देते हैं अपनी सर्चिंग में से। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे इसकी वीडियो फिर